आप सबसे निवेदन है कि कृपया अपने माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक लग रहा है। जो बोलेंगे वे ही केवल अपना माइक खोलेंगे। परिहार साहब नमस्कार, उमेश सिंह बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। साई राम। 14 सितंबर हिंदी दिवस एवं आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई महिला महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम से आधुनिक भारत के निर्माण तक हिंदी साहित्य का योगदान विषय पर आधारित एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में मैं डॉक्टर मनीषा त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर श्री राम परिहार, ख्यातिलब्ध ललित निबंधकार एवं शिक्षाविद, निदेशक निराला सृजनपीठ, संस्कृति विभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश। आदरणीय डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, साहित्यकार एवं शिक्षाविद, निदेशक, स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना, मध्य प्रदेश शासन। वेबिनार की अध्यक्षता कर रही हैं श्री सत्य साई महिला महाविद्यालय की शासी परिषद अध्यक्ष, साहित्य धर्मी, प्रतिष्ठित समाज सेवी आदरणीय डॉक्टर मीना पिंपलापुरे मैडम। साथ ही हमारे साथ उपस्थित है महाविद्यालय की कर्मठ एवं ऊर्जावान प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर आशा अग्रवाल मैडम। आप सभी को सादर नमन करती हूँ। वेबिनार आरंभ करने से पूर्व विद्यादायिनी माँ सरस्वती के चरणों को नमन करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद एवं कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे। आज की संगोष्ठी का विषय है स्वतंत्रता संग्राम से आधुनिक भारत के निर्माण तक हिंदी साहित्य का योगदान। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। साहित्यकार का दायित्व है कि अपनी लेखनी वर्तमान युग के विषयों पर चलाए। इस दायित्व का निर्वाह भारतीय साहित्यकारों ने बखूबी किया। मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों में राष्ट्रीय आत्माभिमान का स्वर दिखाई देता है। भारत की दोनों आंखों की भिन्न भिन्न है आज छटा, भारत की दोनों आंखों की भिन्न भिन्न है आज छटा, एक आंख प्रेमाश्रुपूर्ण है, एक आंख शोकाश्रु। आओ तब दोनों आंखों से देखे हम भी दोनों ओर, एक आंख से अपनी उन्नति, एक आंख अवनति को। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से भारत की जनता को जागृत कर स्वातंत्र प्रेम और पुनरुत्थान की भावना, राष्ट्र निर्माण एवं विश्व कल्याण की निष्ठा को उनमें अभिव्यक्त किया। इस वेबिनार का भी यही उद्देश्य है कि आज हम स्वतंत्रता संग्राम से आधुनिक भारत के निर्माण तक हिंदी साहित्य का क्या योगदान है, वैचारिक चिंतन करते हुए यह जाने समझे कि आधुनिक भारत के निर्माण रूपी यज्ञ में हिंदी साहित्य ने कितनी आहुतियां दी। वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री सत्य साई आदरणीय डॉक्टर आशा अग्रवाल मैडम, जिनके कुशल मार्गदर्शन से महाविद्यालय सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है, स्वागत भाषण हेतु सादर निवेदन करें। साईराम। बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम सब यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम से मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आ रही मैडम? आपको आ रही है? साईराम। स्वतंत्रता संग्राम से आधुनिक भारत के निर्माण तक हिंदी साहित्य का योगदान।
इसमें साई राम इसके मैम। ऊपर विचार करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जो संस्कृति अभी तक दुर्जय बनी है, जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है, इसकी विजय ध्वजा से हम विश्व में चलेंगे, तेरी जन जन भर हम वंदना करेंगे। भारत माता को प्रणाम। भारत माँ का स्वर्णिम इतिहास वीर गाथाओं से भरा हुआ है, जो हमने बचपन से लेके अभी तक बाल भारती की किताबें थी जो चलती थी, उसमें भी हमने कितनी ही ऐसी कथाएं पढ़ी। और हिंदी कविताओं में तो बस पूछो ही मत, स्वाधीनता, स्वाभिमान और राष्ट्रीय गौरव से के भाव से भरे और ओतप्रोत हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी आदि इन लोगों की रचनाओं ने हमको ये रचना जितनी भी लिखी, उनमें स्वतंत्रता का सेनानियों से पूरी कविताएं उनकी ओतप्रोत थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। इसको तो हम एक एक भारतवासी के अंदर ये कविता भरी हुई है, और विशेषकर महिलाओं के अंदर ये बिल्कुल उसको जगा देती है। ये कविता आज तक भी बड़ी यथार्थ में भी सफलता से हम उससे अभिभूत हैं। हिंदी कवियों का अंतर मन जो है वो स्वदेश की भावना से ओतप्रोत है। हमको ये सारी कविताएं स्वाभिमान से सदैव परिपूर्ण करती रही हैं। हम अपने देश के संरक्षण और रक्षण इसके प्रति हम सब कटिबद्ध हैं। अब ये जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम से आधुनिक भारत के निर्माण तक हिंदी साहित्य का जो योगदान है, इस पर हम सब आज इकट्ठे होकर विचार करेंगे। और ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि राष्ट्रीय भावना होना हर भारतवासी के अंदर कूट कूट के भरा होना चाहिए। तो इस विषय को चुनने के लिए मैं हिंदी विभाग की डॉक्टर अनुपमा, डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर अनुराधा और इन सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। एक दिवसीय वेबिनार में हम ये मुख्य रूप से जो हमारे वक्ता हमारे साथ उपस्थित हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ अभी साहित्य के पुरोधा आदरणीय डॉक्टर श्री राम परिहार जी, शिक्षाविद, निदेशक, निराला सज्जन पीठ, संस्कृति विभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया सर, और अपना कीमती बहुमूल्य वक्त महाविद्यालय को दिया। हिंदी साहित्य के सुपरिचित हस्ताक्षर आदरणीय डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, शिक्षाविद, निदेशक, स्वामी विवेकानंद कैरियर के मार्गदर्शन योजना मध्य प्रदेश शासन में, इनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह अत्यंत ही सौभाग्य का दिन है कि आज डॉक्टर श्री राम परिहार एवं डॉक्टर उमेश कुमार सिंह शिक्षाविद, इतने बड़े बड़े साहित्यकार, हम उनके विचारों को सुन पाएंगे। श्री सत्यसाई महिला महाविद्यालय शासी परिषद की अध्यक्षा परम आदरणीय मीना ताई, डॉक्टर मीना पिपलापुरे मैडम जी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे वेबिनार में। आपके कुशल मार्गदर्शन और निर्देशन में हमारा महाविद्यालय पल पल ऊंची ऊंचाइयों को छू रहा है। समाज के अग्रदूत बनकर मीना ताई हमें समय समय पर मार्गदर्शन देती रहती हैं। ताई, आपकी प्रेरणादायी जीवन ही हमारे लिए एक आदर्श का स्वरूप है। मैं आपको का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ।
वेबिनार में उपस्थित सभी प्राध्यापक, चिंतकों एवं छात्राओं का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, जिनकी वजह से ये हमारा जो वेबिनार है वो सफल हो रहा है। और यह आशा करती हूँ कि यह वेबिनार अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल रहेगा, ऐसी मेरी पूरी आशा है। और आप सबको मैं इसकी बधाई देती हूँ और सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। साई राम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। किसी भी कार्यक्रम के आयोजन में कार्यक्रम समन्वयक की भूमिका मुख्य होती है। इस वेबिनार के कर्णधार मृदुभाषी हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अस्तमा चौहान को विषय परिचय हेतु मैं आमंत्रित करती हूं। अनुपमा माइक खोलो अपना। आप सभी विद्वज्जनों, जिज्ञासु जनों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि देश के कोने कोने से विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापकों, शोधार्थियों एवं छात्र छात्राओं ने इस वेबिनार में पंजीकरण किया है। शब्दों की शक्ति युगों युगों से संपूर्ण विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का आधार बनती आई है। जो कार्य अस्त्र शस्त्र करने में असमर्थ हैं, वह काम एक रचनाकार की कलम कर दिखाती है। इतिहास साक्षी है, जब जब निराशा, हताशा, अत्याचार से मानव समाज में जड़ता आई, नियति मानकर अनाचार उत्पीड़न को सहन करने की दुर्बलता आई, उसी अंधकार, भय, भ्रांति की परछाइयों के बीच हमेशा आशा का संचार करने वाला कोई ना कोई स्वर जागरण का उद्घोष करता हुआ अवश्य सुनाई दिया है। साहित्य के उस अविस्मरणीय योगदान की चर्चा के माध्यम से उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांति के अग्रदूतों और मातृभूमि के गौरव को अपने लेखन द्वारा स्वर्णाक्षरों में अंकित करने वाले साहित्यकारों के त्यागमय जीवन और रचनाओं पर प्रकाश डालना इस संगोष्ठी का उद्देश्य है। वे रचनाएं हमें आज भी प्रेरणा देती हैं, ऊर्जस्वित करती हैं। इन्हीं रचनाओं ने जहां स्वतंत्रता की क्रांति का अलख जगाया, वहीं आधुनिक भारत के निर्माण की पूर्व पीठिका भी तैयार की। आज आजादी के 75 वर्षों में भारत सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, मानसिक, वैचारिक विकास के बहुस्तरीय सोपानों पर चढ़कर विश्व में अपना परचम फहरा रहा है। उसमें साहित्य ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसे जानना अत्यंत रोचक भी है और रोमांचकारी भी। हमें विकास के हर सोपान के साथ इस विषय को नई पीढ़ी से चर्चा के लिए सदैव खुला रखना होगा। इसी के साथ मैं हमारी संचालिका को पुनः मंच सौंपती हूँ कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हमारे अतिथि विद्वानों, जिनके हमें उत्सुकता से जिनका हमें इंतजार है सुनने का, उन्हें आमंत्रित करें। धन्यवाद अनुपमा मैडम। परंपरा से हटकर पूर्व में ही आधुनिक भारत के निर्माण में हिंदी साहित्य की भूमिका विषय हम ले रहे हैं, क्योंकि हमारा यह मानना है कि जीवन में आगे पग बढ़ाकर अतीत का दृश्यावलोकन करते हैं तो प्रारंभिक स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। इसी संदर्भ में आधुनिक भारत के निर्माण में हिंदी साहित्य की क्या भूमिका है, इस विषय का चिंतन हम प्रारंभ में ही करेंगे। आधुनिक भारत के निर्माण में मुख्यतः यदि हम देखें तो समाज सुधार की भावना एवं भारतीयों का उद्देश्य विश्व कुटुंब की भावना रही। इन्हीं स्वरों का नाद साहित्यकारों ने किया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों में स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज की अवस्था कुछ इस तरह दिखाई देती है। भारतीय समाज कुरीतियों का केंद्र जा सकता कहा, ध्रुव धर्म पथ में कुप्रथा का जाल सा है बिछ रहा, सुविचार के साम्राज्य में कुविचार की अब क्रांति है, सर्वत्र पद पद पर हमारी प्रकट होती भ्रांति है। समाज में व्याप्त इन कुरीतियों, कुप्रथा, कुविचार की भ्रांतियों को साहित्यकारों ने साहित्य के माध्यम से दूर किया और एक नवीन भारत के निर्माण का स्वप्न साकार किया। आधुनिक भारत के निर्माण में हिंदी साहित्य की भूमिका
विषय में वक्तव्य देने हेतु आमंत्रित करने से पूर्व मैं डॉक्टर श्री राम परिहार, सेवानिवृत्त प्राचार्य, श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा एवं निदेशक निराला सृजन पीठ, संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन के सृजनात्मक व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। नर्मदा उपासक प्रतिष्ठित ललित निबंधकार डॉक्टर श्री राम परिहार ने हिंदी ललित निबंध स्वरूप एवं परंपरा का अनुशीलन विषय में डीलिट पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से की। ललित निबंधों के सृजन में आपका जबरदस्त अधिकार है। आपने अनेकों ललित निबंध लिखे तथा साहित्य की अन्य विधाओं में भी अपनी लेखनी चलाई। संपादन के क्षेत्र में भी आप अग्रणी रहे। ललित निबंध एवं नवगीत केंद्रित अर्धवार्षिक पत्रिका अक्षत का संपादन एवं प्रकाशन किया। रामकथा की साहित्यिक निष्पत्ति एवं दक्षिण भारत का लोक साहित्य का संपादन किया। आपको अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान 2017 केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा, साहित्य भूषण सम्मान 2016 उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अखिल भारतीय पुरस्कार साहित्य अकादमी भोपाल द्वारा, ललित निबंध पर साहित्य अकादमी भोपाल द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पुरस्कार, दुष्यंत कुमार राष्ट्रीय अलंकरण दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल द्वारा एवं श्रेष्ठ प्राचार्य पुरस्कार 2010-11 मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदि। बहुत सर के पुरस्कारों की जो लिस्ट थी बहुत लंबी थी, तो उनमें मैं कुछ ही ले पाई हूँ। आदि अनेक जो सम्मान एवं पुरस्कार आपको प्रदान किए गए। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में आपने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, थाईलैंड एवं कंबोडिया आदि देशों की यात्राएं की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली, संस्कृति संस्थान भारत सरकार नई दिल्ली आदि द्वारा आपको फेलोशिप दी गई। आधुनिक भारत के निर्माण में हिंदी साहित्य की भूमिका विषय पर प्रकाश डालने हेतु मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। सरस्वती मह्यम दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणीं हंसवाहन समायुक्ता विद्या दानम करो मम। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। लघुसुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते जिस और खग मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। महाविद्यालय की यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर आशा अग्रवाल जी, हमारी सबकी आदरणीय और मातुल्य डॉक्टर मीना ताई जी, महाविद्यालय की हिंदी विभाग की अध्यक्ष विदुषी बहन डॉक्टर अनुपमा चौहान जी, हमारे साहित्य के सहयात्री और हमारे समय के एक कुशल अध्यापक भाई डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह जी, सत्य साई महाविद्यालय के हिंदी विभाग एवं महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक वृंद और इस सारस्वत आयोजन से जुड़े हुए हमारे सभी हिंदी और संस्कृति निष्ठ बंधुओं बांधवियों को मैं अपना नर्मदे हर प्रणाम कर रहा हूँ। नर्मदे। विषय बहुत लंबा है,
लेकिन बहुत अच्छा है। आज हिंदी दिवस है। भारत राष्ट्र की वाणी हिंदी का यह उत्सव है। हम तो ऐसा मानते हैं कि जिस तरह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम जिस उल्लास और राष्ट्र भावना से भरकर मनाते हैं, उसी तरह से 14 सितंबर को भारत के जन जन की वैखरी वाणी हिंदी का शब्द उत्सव भी हम मनाते हैं। सत्य साई महाविद्यालय ने इस शब्द उत्सव का आयोजन किया। महाविद्यालय एवं उनके समस्त कर्ता धर्ता विद्वान बंधु बांधवियों को साधुवाद देते हैं। हिंदी केवल भाषा भर नहीं है। हमारे विचार से कोई भी भाषा केवल भाव और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भर नहीं हुआ करती है। भाषा संस्कृति की संवाहक होती है। हिंदी की 1500 वर्ष की यात्रा में बहुत गहरे में भारतीय संस्कृति के निर्माण में हिंदी की बहुत महती भूमिका रही है। हिंदी की जननी संस्कृत है। समस्त भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है। इसलिए हिंदी सहित सारी भारतीय भाषाएं आपस में बहनें हुई, लेकिन बोलने की दृष्टि से, साहित्य रचना की दृष्टि से, पुरातनता की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से, देवनागरी लिपि की प्राचीनता की दृष्टि से और भारतवर्ष में लगभग 73 करोड़ लोगों की संपर्क भाषा और संपूर्ण विश्व में लगभग 125 अर्थात 1.25 अरब लोगों के कामकाज की भाषा हिंदी होने के नाते यह भारतीय भाषाओं की बड़ी बहन होने का अधिकार भी सहज में ही प्राप्त कर लेती है। हिंदी ने अर्थात हिंदी के माध्यम से विभिन्न जो विधाएं हैं, उनके माध्यम से हिंदी ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आज तक जो वर्तमान का भारत है, जिसको हम आधुनिक भारत कहते हैं, उसमें क्या भूमिका निभाई है। ये विषय अच्छा है, लेकिन विषय की जो व्यापकता है और विषय की जो गूढ़ता है, वो कोई आधा या 1 घंटे में बांधने वाली भूमिका नहीं है। हिंदी की आवश्यकता अंग्रेजों को महसूस हुई थी और हिंदी अंग्रेजों के समय में पैदा हुई हो ऐसी बात नहीं है। देववाणी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इन सबके संस्कार लेकर के हिंदी का सरहपाद कवि संवत 787 में आता है। राहुल सांकृत्यायन जी ने उसको हिंदी का पहला कवि माना है। और फिर हिंदी ने रासो काव्य जैसा समृद्ध काव्य दिया, जिसमें भारत का वीर अपने समस्त पुरुषार्थ के साथ विश्व के रण में खड़ा हुआ है। और फिर भक्ति काल की वह सांस्कृतिक पीठिका, जिसके संस्कार आज तक भारतीय जन में खून में ललाई की तरह बसे हुए हैं। वह रक्त प्रवाहिनी भक्ति काल की परंपरा
वे संतवाणी के उपदेश, वे संतों के दिए संस्कार और वो हिंदी साहित्य के द्वारा रची गई सांस्कृतिक भूमिका ने आधुनिक भारत को मजबूत और आत्मबल देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। रीतिकाल का वह सामाजिक संबंध, वह परिदृश्य जिसमें बिहारी कहते हैं कि मेरी बहुबादा हरो राधा नागरी सोए, और घनानंद का वह प्रेम पारिजात, रामचंद्रिका की वह केशव की संस्कृत निष्ठ शब्दावली, किंतु लक्षण ग्रंथों की परंपरा में शीर्ष स्थान पाने वाला वह काव्य, ये सब भारत के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। और फिर आया हमारा आधुनिक काल। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है और उसके बाद इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोलकाता के विलियम फोर्ड कॉलेज में अंग्रेजों, चार्ल्स विलियम ने यह महसूस किया कि बिना हिंदी के पठन पाठन के अंग्रेजी शासन ठीक से नहीं चलाया जा सकता। सो सदा सुखलाल, लल्लू लाल को हिंदी अध्यापन के लिए नियुक्त किया गया। 1805 में हिंदी की शुरुआत हो जाती है। इंशाअल्लाह कहाँ की रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल का प्रेम सागर और सदल मिश्र की रचनाएं, ये तमाम भारतीय मिथकों को लेकर के भारतीय जन को संबल देती है। और 30 मई 1826 में कोलकाता की सिमरिया वाली गली से हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तन प्रकाशित होता है। ये हिंदी के वो दिन थे जब हिंदी आकार ले रही थी और राष्ट्र निर्माण में सहज ही अपनी भूमिका निभा रही थी। 1845 में बनारस अखबार में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा भोज का सपना लिखते हैं। 1850 में मालवा से मालवा अखबार निकलता है। ये सब हिंदी के विकास की प्रक्रिया है और उन समाचार पत्रों में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भारत को आत्मबल से संपूर्ण करने की प्रक्रिया होती थी। 1850 में वर्तमान हिंदी के जो हम बोल रहे हैं उसके भीष्म पितामह का जन्म होता है, जिनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। मात्र 18 वर्ष 17 वर्ष की उम्र में देखिए उनका रचनात्मक योगदान देखिए। 1867 में वो हिंदी की पहली पत्रिका कवि वचन सुधा निकालते हैं और कवि वचन सुधा के लेख देखिए आप, नैतिकता से भरे हुए, सामाजिकता से भरे हुए, परिवार की टूटन को बचाने के लिए, संयुक्त परिवार की अवधारणा को बचाने लिए, श्रेष्ठ दाम्पत्य जीवन कैसे हो सकता है उसको बचाने के लिए उन्होंने लेख लिखे। और न केवल पत्रिका का संपादन किया, एक महत्वपूर्ण नाटक आता है जिसमें अंग्रेजों के शासन को अप्रत्यक्ष रूप से निंदित स्वर में शब्द दिया जाता है और वह है अंधेर नगरी। उसके साथ ही उसी समय उपन्यासों की रचना होती है, परीक्षा गुरु। और 1869 में देवरानी जेठानी की कहानी डॉक्टर गोपाल राय इसको हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। देखिए देवरानी जेठानी की कहानी में पारिवारिकता है, एक बात। दूसरी बात, नारी पात्र की प्रधानता है उसमें। और तीसरी बात, देवरानी जेठानी के संबंधों से भारतीय परिवार की टूटन को बचाने का मार्ग है। आज सबसे बड़ी समस्या आधुनिक भारत में क्या है? टूटते परिवारों को बचाने की है, जिसका स्वर 1869 में देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास में दे दिया था। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ही 1883 और 1885 में हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र पत्रिका का संपादन करते हैं।
एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हरिश्चंद्र मंडल के निबंधकारों में बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र और बालमुकुंद गुप्त जैसे रचनाकार होते हैं, जिन्होंने संपन्न निबंध साहित्य तो दिया ही, उस निबंधों में क्या है, उन निबंधों में बातचीत जैसा निबंध बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं, जिसमें वो संदेश देते हैं कि कागा काको धनहरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाई के, यश अपनो करी ले। कहां से ली ये बात? परंपरा से। कबीर कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अवसन को शीतल करे आप ही शीतल हो। एक परंपरा जो है साहित्य की, वो स्वतंत्र भारत, स्वतंत्रता के आंदोलन में रचा हुआ साहित्य हमें जोड़ रहा था। मैं निवेदन करूं, बहुत महत्वपूर्ण बात शायद मेरी दृष्टि में यह हो सकती है, आप सब जानते होंगे, यही काल है जब 1863 में एक देदीप्यमान सूर्य का उदय बंगाल के समाज से होता है, जिसका नाम है विवेकानंद। 1863 में ही वंदे मातरम की रचना होती है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ये काल देखिए, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म होता है, 1889 में माखनलाल चतुर्वेदी जन्मते हैं, उसी समय रामचंद्र शुक्ल का जन्म होता है। 1891 से 1900 के बीच में जयशंकर प्रसाद और निराला पैदा होते हैं। 1881 में पहली बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद की भेंट होती है। 1886 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वर्ग सिधार जाते हैं। और फिर एक बात महत्वपूर्ण, 11 सितंबर 1893 की शिकागो की धर्म संसद में संपूर्ण वेदांत के निष्कर्ष रूप में स्वामी विवेकानंद ने जिस धर्म संसद में व्याख्यान दिया, वह बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि उसी समय अंग्रेज कह रहे थे भारत में क्या रखा है, यह तो सपेरों का देश है, ये तो टोना टोटका का देश है, ये तो अशिक्षितों का देश है, ये तो अपढ़ों का देश है, ये तो असभ्यों का देश है। उसी समय भारत की संपूर्ण ज्ञान परंपरा के सार रूप में वह वक्तव्य, 7 मिनट का वक्तव्य संपूर्ण विश्व की आंखें खोल देता है। और ये कम महत्वपूर्ण घटना नहीं है। हम खोए हुए आत्मबल को प्राप्त करते हैं स्वामी विवेकानंद के साहित्य के माध्यम से। और फिर महर्षि रमन ने जिस तरह से साहित्य अंग्रेजी में लिखा, लेकिन उसका अनुवाद हम पढ़ते हैं, संस्कृत और अंग्रेजी में स्वामी विवेकानंद का साहित्य लिखा गया, लेकिन उसको पढ़ करके हमारा आत्मबल जागा। ये आत्मबल कैसे जागा? 1905 में बंगभंग आंदोलन होता है, संपूर्ण बंगाल की जनता, संपूर्ण भारतवर्ष की जनता अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो जाती है, अंग्रेजों की चूल्हे हिल जाती है। 1907 में पंडित मदन मोहन मालवीय अभ्युदय पत्रिका का संपादन बनारस से करते हैं, जिसके संपादक राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन होते हैं। और 1900 में ही सरस्वती पत्रिका का संपादन बाबू श्याम सुंदर दास के माध्यम से होता है। सरस्वती पत्रिका का मैं जानबूझ करके नाम ले रहा हूं, क्योंकि हिंदी के निर्माण में और हिंदी के विकास में और स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाई है सरस्वती पत्रिका ने। 1903 से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक होते हैं, और उनके संपादन में 20 वर्षों में हिंदी के व्याकरण की संरचना होती है। और जिस खड़ी बोली को हम आज हिंदी के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, खड़ी बोली के जन्म का खाना लगेगा तो ले लो ना, पराठा बना रखा है। कैसा है ये? किसके मोबाइल पराठा बोल रहा है भाई? कट करके उनने क्रीम लगा ली। क्षमा करो, म्यूट में कर ले शशि बाला, कृपया म्यूट में कर लें। मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर दूं क्या? नहीं मैडम, नहीं सर। बोलिए।
1803 के बाद जिस तरह से सरस्वती पत्रिका ने प्रत्येक विधा में भूमिकाएं निभाई, जिस मैथिली शरण गुप्त की कविताओं से आपने शुरुआत की, उन्होंने अपनी पहली रचना, क्योंकि उसके पहले सभी काव्य जो है वो ब्रज या अवधि में लिखा जाता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी गद्य खड़ी बोली में लिखा, लेकिन काव्य उन्होंने ब्रज में लिखा। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर भव छाए, ये उनकी पंक्तियां है। लेकिन जैसे उन्होंने हेमंत पर अपनी ब्रज भाषा में रचना सरस्वती पत्रिका को भेजी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि इसको खड़ी बोली में लिख करके भेजिए, और वह फिर सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आज हमारे पास बाबू मैथिली शरण गुप्त, जिसको हम राष्ट्रीय चेतना के या राष्ट्रीय कवि कहते हैं, हिंदी के पहली खड़ी बोली के पहले कवि के रूप में हमें प्राप्त करने का श्रेय सरस्वती पत्रिका और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को है। मैं निवेदन कर दूं, खंडवा से 1913 में माखनलाल जी प्रभा नामक पत्रिका का संपादन करते हैं, और उसमें लेख देखिए आप, किस तरह से राष्ट्रीय चेतना से भरे हुए लेख हैं। माखनलाल चतुर्वेदी से नागपुर से पंडित माधवराव सप्रे खंडवा मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि एक प्रतियोगी परीक्षा में जो अंग्रेजों के खिलाफ लेख लिखा था माखनलाल जी ने, उसमें माखनलाल जी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। उस नवयुवक से मिलने के लिए पंडित माधवराव सप्रे खंडवा आते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रभा नामक पत्रिका को बाद में कानपुर ले जाते हैं, और उसी समय देखिए 1913 में एक अद्भुत घटना विश्व में होती है कि गीतांजलि को, विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिलता है। जो अंग्रेज कहते थे कि भारत में क्या रखा है, संपूर्ण विश्व का ध्यान गया कि उस मिट्टी के कवि को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। भारत की धारणा बदली, भारतीयों का खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा। इतना बड़ा काम किया है हिंदी ने। मैथिली शरण गुप्त कारण नहीं कहते। भारत भारती में 1912 में वो कहते हैं, हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। और साथ ही ध्यान दिलाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि देखो हम क्या थे। विश्व के जब लोग हाँ न कहना जानते, ईश के आदेश से हम वेद मंत्र बखानते। अरे लोगों को भाषा नहीं मिली थी दुनिया की, तो हमने वेदों की रचना कर डाली थी। वो देश है हम। और उसी समय स्कंदगुप्त के उस आखिरी गीत को याद करिए, आप सब हिंदी के विद्यार्थी हैं। हिमालय के आंगन में स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है। उसी समय मतवाला, चांद, इंदु, हंस जैसी पत्रिकाएं। मैं निवेदन कर रहा हूं, हिंदी की यात्रा एक साथ, सृजन की यात्रा और पत्रकारिता की यात्रा एक साथ होती है। जितने हमारे लेखक हुए हैं वे सब रचनाकार भी थे और सब पत्रकार भी थे। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आज कितने हम लोग हैं मेरे जैसे प्राध्यापक जो हिंदी का अखबार भी पढ़ना पसंद करते हैं। ये पत्रकारिता ने, हिंदी की पत्रकारिता ने हिंदी के सृजन का एक बड़ा संसार निर्मित किया। कर्मवीर ने सुमन जैसा कवि दिया, कर्मवीर ने प्रभाकर माचवे जैसा रचनाकार दिया, कर्मवीर ने बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसा रचनाकार दिया, कर्मवीर ने सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी कवियत्री दी। देखिए तो वो क्या युग था। और जब 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है, 1920 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, और एक प्रकरण में माखनलाल चतुर्वेदी को जेल में डाल करके बिलासपुर जेल में बंद कर दिया जाता है। 1922 में एक चमत्कारिक गीत हिंदी को मिलता है जो सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कंठार बन जाता है। 1922 को ही बिलासपुर जेल में माखनलाल चतुर्वेदी ने एक ही दिन दो गीत लिखे, एक पुष्प की अभिलाषा और दूसरा पर्वत की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा में वो कहते हैं ये गीत केवल भारतीय सैनिकों के, भारतीय प्रेमियों के लिए नहीं है,
कोई भी किसी भी राष्ट्र का कवि जो है, देश प्रेमी जो है, सेनानी जो है, पुत्र जो है, पुत्री जो है, इस गीत को गा सकती है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम पे, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरने। और देखिए, हिंदी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस तरह के आधुनिक भारत के निर्माण की भूमिका की। पर्वत की अभिलाषा में माखनलाल जी क्या लिखते हैं, जिन बांधों को, जिन नदियों को रोक करके हम सिंचाई की बात आज करते हैं, उन पर्वत की अभिलाषा में पर्वत की अभिलाषा का संकेत माखनलाल जी 1922 में देते हैं। जगती तल का मल धोने को, भू हरी भरी कर देने को, गंगा यमुनाए बहा सकूं, यह करना देर लगाना मत, ये माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं। और 1930 में पंत जी कहते हैं, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। तो पुरानी रूढ़ियों को तोड़ करके नई रूढ़ियों का जो आह्वान हमारे ये कवि करते रहे हैं। और फिर जयशंकर प्रसाद ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस तरह के गीतों की रचना की, वह साहित्य के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को संबल देने का एक बहुत बड़ा साहित्यिक आधार बनता है। जब कहते हैं कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभाव समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, वो स्वतंत्रता का आह्वान करते हैं जयशंकर प्रसाद जी। और जयशंकर प्रसाद जी ही लिखते हैं, समुद्रगुप्त नाटक के उस अंतिम गीत में कितना बड़ा संदेश, आधुनिक भारत का जो आत्मविश्वास हमारे जनप्रतिनिधियों के भीतर, हमारे युवाओं के भीतर, हमारे सैनिकों के भीतर, हमारी माताओं के भीतर, हमारे उन आईटी सेक्टर में काम करने वाले नव निर्माताओं के भीतर, हमारे रचनाकारों के भीतर आया, वह क्या आया? जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने अभिनंदन किया और पहनाया हीराकार। और पंक्तियां देखिए, जगे हम, सबसे पहले कौन जगे ज्ञान की जीत देव पे? जगे हम, भारत जागा। ये क्या बात करते हैं दुनिया के देश, बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन ज्ञान की ज्योति तो सबसे पहले भारत की भूमि पर कटी। और अभी भी जो साहित्य लिखा जा रहा है, विश्व में विभीषिका के बीच में शांति का संदेश एकमात्र यदि देने वाला कोई देश है तो अभी भी वो भारतवर्ष देश है, वो भारत का। क्योंकि यहीं पर जीवम सर्दे शतम का श्लोक लिखा गया, यहीं पर लिखा गया भूमि माता पुत्रोहम पृथिव्या, यहीं पर लिखा गया आत्मवत सर्वभूतेषु, यहीं पर लिखा गया एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ये वही भूमि है। इसलिए कहते हैं कि जगे हम, लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नाश, अखिल संस्कृति ओठ। और अंतिम पंक्तियां देखिए, कहीं से हम आए नहीं, हमारा प्यारा भारतवर्ष। ये तो आत्मविश्वास आधुनिक भारत के भीतर पैदा हुआ कि नहीं, हम इसी माटी के हैं और इस माटी को हम तिलक करते हैं, तिलक लगाते हैं, वंदन करते हैं, और इसी माटी का हम ऋण जन्म जन्म तक चुकाते हुए अपने कर्मों के माध्यम से शिवत्व के बीज बोते हुए करते हैं। और फिर महाप्राण निराला, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गुरु गोविंद सिंह निज नाम तब कहाऊंगा, शेर की मांद में आया है आज सियार। सियार किसको कहा है? अंग्रेज को कहा है। जागो फिर एक बार, वह जागो फिर एक बार किसका संदेश है? यह गीता है, बार बार वो कहते हैं। और देखिए, उस अद्वैत दर्शन की व्याख्या स्वामी रामकृष्ण परमहंस के उस शारदा आश्रम में रह करके जो निराला ने जिस तरह के निबंधों की रचना की, उसकी भाषा देखिए। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं गति चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। उसी 1935 में
निराला की राम की शक्ति पूजा के माध्यम से, 1935 में कामायनी के माध्यम से, 1933 में साकेत के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त क्या संदेश देते हैं? हमको भारत भूमि को क्या बनाना है? राम चित्रकूट की सभा में कहते हैं, मैं संदेश नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। ये धरती हमारी मां है, इसको स्वर्ग बनाना है। ये स्वतंत्रता के आंदोलन में लिखे गए साहित्य की भारत के आधुनिक परिवेश के नवनिर्माण की भूमिका है। और उसी राम की शक्ति पूजा में अंतिम संदेश निराला क्या देते हैं? भारतवासियों को संदेश देते हैं वो राम के माध्यम से, होगी जय, होगी जय, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहकर महाशक्ति हुई राम के बदन में लीन। और फिर गोदान के माध्यम से किसान को केंद्र में रख करके, कि समाज के केंद्र में किसान है, राष्ट्र के केंद्र में किसान है। तमाम सारे उपन्यास उस समय जो लिखे गए जिसमें जमींदारी प्रथा का विरोध किया गया है। हम जैसे ही स्वतंत्र हुए, हमने उस स्वतंत्रता, उस जमींदारी प्रथा को, उस लंबरदारी प्रथा को, उस मालगुजारी प्रथा को जो है हमारी समाज व्यवस्था से, हमारी राजस्व व्यवस्था से, हमारी शासन व्यवस्था से एकदम मुक्त कर दिया। और हमने अन्नदाता के रूप में किसान का वंदन किया। ये उस प्रेमचंद के साथ साथ जो उस समय समकालीन लिख रहे थे। और त्रासदी की घटना में फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी जुलूस का स्मरण करिए आप। और भी कई उपन्यास आए उस समय, कहानियां आई। तो हमने कहा कि नहीं, एक सौहार्दपूर्ण समाज की रचना होनी चाहिए स्वतंत्र भारत में, आधुनिक भारत में। तो ये तमाम सारे जो साहित्य के निर्माताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में रह करके जिस तरह की भूमिका निभाई, वह आधुनिक भारत की पीठिका बनती है, वह आधुनिक भारत की प्रेरणा बनती है। और जब दिनकर कहते हैं कि सूखी रोटी खाएगा जब कृषक खेत में धरकर हल, तब मैं तृप्ति दूंगी उसे बनकर लोटे का गंगा जल। चलो कभी वनफूलों की ओर, वो वनफूलों की ओर जाने की बात करते हैं। वो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उस ओर जाने की बात करते हैं, वो उस ओर जाने की बात करते हैं, वो दशा का वर्णन करते हैं। दिनकर कहते हैं कि ऋण शोधन के लिए, आज उस समय भारत की क्या दशा थी और आज भारत की दशा देखिए। ये ऋण की बात करते हैं दिनकर जी अपनी कविता में। हमने ऋण पद्धति को साहूकारों से आधुनिक भारत में मुक्त करा करके बैंक के माध्यम से सौंपा। ये उस तरह के साहित्य, उस समय के साहित्य की आधुनिक भारत में निर्माण की भूमिका है। ऋण शोधन के लिए दूध घी बेच बेच धन जोड़ेंगे, बूंद बूंद जोड़ेंगे अपने लिए नहीं कुछ छोड़ेंगे, और शिशु मच लेंगे दूध देख जननी उनको बहलाएगी, मैं फाड़ूंगा हृदय आंख से, लाज से आंख नहीं रो पाएगी। तो इस तरह की रचनाओं के माध्यम से हमने आधुनिक भारत का निर्माण किया। समय हो रहा है दिनकर जी के माध्यम से उन समस्त रचनाकारों ने, जिसमें कि स्वतंत्रता संग्राम में रह करके उन्होंने साहित्य के निर्माण से, साहित्य के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी, उस भारत की वंदना में उन्होंने क्या कहा, मैं उन्हीं की वाणी में भारत माता का वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत नहीं स्थानवाचक, वह गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं शील वह भूतल भर का है, जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है। हम ये अखंड भारत की बात करते हैं तो उसी से निकला हुआ स्वर है। देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है, और उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है, धर्म दीप हो जिसके कर में, बस वह नर तेरा है। तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने जाता है, सत्य पर जो अड़ा रह जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। मानवता के इस ललाट, भारत क्या है? मानवता का चंदन है। भारत मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं, भारत नमन करूं मैं, तेरा नमन करूं मैं, भारत तेरा नमन करूं मैं। मानस भवन में आरिजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। इस सारस्वत आयोजन में
मुझे आमंत्रित किया। महाविद्यालय का और बहन अनुपमा चौहान का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आदरणीय डॉक्टर श्रीराम परिहार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उद्बोधन से हम सभी ने इसकी लाभ लाभान्वित हुए। आपने बताया कि साहित्य के सभी कालों का, चाहे वो आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, गीतकाल हो या आधुनिक काल हो, आधुनिक भारत के निर्माण में अपूर्ण योगदान है। माफ कीजिएगा। इसके अलावा आपने बताया कि आधुनिक भारत में हिंदी भाषा अपना आकार लेकर समाचार पत्र पत्रिकाओं एवं गद्य पद्य दोनों के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराने में अभूतपूर्व योगदान दिया। स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमन आदि संतों के साहित्य को पढ़कर खोए हुए भारतीयों को आत्मबल जागा और उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में पूर्णतः योगदान दिया। भारत के हम ये कह सकते हैं कि भारतीयों का उद्देश्य विश्व कुटुंबी भावना ही सर्वत्र हमें दिखाई देती है। तुम हो विश्व कुटुंबी आर, हो तदरूप तुम्हारे कार्य, प्रेम देश को करके पार, करे विश्व में पुनः प्रसार, करके पहले आत्म सुधार, कर लो भारत का उद्धार, फिर लोकोपकार में लीन, विचरो सभी कहीं स्वाधीन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रीराम परिहार जी का। भारत की अभिशप्त पराधीनता एवं पराभव की दुर्भाग्यपूर्ण घड़ियों में मां भारती के उपासक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य के माध्यम से मूक राष्ट्रीय चेतना को क्रांति तथा विद्रोह के स्वर प्रदान किए। श्री जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने सदियों की दास्ता और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। अब नहीं सहूंगा उठता हूँ, विभ्रम का दुर्ग ढाता हूँ, कहते तो हैं सब भारत का, अब मैं ही भाग्य विधाता हूँ। एक भारतीय आत्मा के अज्ञात वेश में श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय विद्रोह का शंखनाद किया। अमर राष्ट्र उद्दंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र यह मेरी बोली, अमर राष्ट्र उद्दंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र यह मेरी बोली, यह सुधार समझौतों वाली, मुझको भाती नहीं ठिठोली। स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय चेतना के स्वर एवं हिंदी रचनाकारों की भूमिका विषय में वक्तव्य देने हेतु आमंत्रित करने से पूर्व मैं आदरणीय डॉक्टर उमेश जी के कर्मठ व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर उमेश सिंह, प्राध्यापक हिंदी, वर्तमान में आप स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना मध्य प्रदेश शासन में निदेशक के पद पर आसीन हैं। आपके द्वारा लिखित 30 से अधिक एवं पुस्तकें संपादित हैं। प्रसिद्ध पत्रिकाओं जैसे रचना, साक्षात्कार, यूएस के पूर्व संपादक भी आप रह चुके हैं। आपने पूर्व में संचालक मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, निदेशक साहित्य अकादमी, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन आदि पदों को सुशोभित किया है। स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय चेतना के स्वर एवं हिंदी रचनाकारों की भूमिका विषय में वक्तव्य देने हेतु मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर उमेश कुमार सिंह। नमस्कार। आदरणीय श्रीराम परिहार जी, संस्था की प्राचार्य, अभी इस कार्यक्रम की संचालिका और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए तमाम हमारी विदुषियाँ बहनें और अगर हमारी छात्राएं भी जुड़ी हैं तो उन सबको मेरा अभिवादन, नमस्कार। वास्तव में अभी 1 बजे से हमारी एक मीटिंग है उच्च शिक्षा कमिश्नर के साथ, तो मैं आपके साथ
थोड़े में ही अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। आदरणीय श्री राम परिहार साहब को सुनने के बाद, और वैसे भी सुनने के लिए कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि वो इतने गहराई से विषय को उतारते हैं हम सबके सामने कि वह काफ़ी दिनों तक मन मस्तिष्क को मत्ता है। तकनीकी प्रॉब्लम है अभी हमारी आवाज आ रही? हाँ जी सर, आ रही। तो नेट कुछ गड़बड़ कर रहा है। जी तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, हम सब जानते हैं कि ये आज हमारी राजभाषा दिवस है। वास्तव में कई बार हम इसको सहज प्रयोग में हिंदी दिवस कहते हैं, परंतु मेरा यह मानना है कि ये हिंदी दिवस नहीं है। डॉक्टर साहब ने अपने वक्तव्य में बताया था कि पुष्य नाम के कवि से हमारी हिंदी की शुरुआत होती है, और लिपि तो हमारी अति प्राचीन है, हम सब जानते हैं। लेकिन जैसा कि प्रत्येक काल में होता है कि हमारी स्मृतियां बनती हैं, उसी तरह से हमारा वर्तमान आधुनिक काल में हमारा संविधान बना, और उस संविधान में भाषा का महत्व या हमारी सरकारी भाषा कैसी होनी चाहिए या कौन सी होनी चाहिए, इस पर 14 सितंबर 49 को एक जो विमर्श का परिणाम हमारे सामने आया, और वो था कि हमको हिंदी को राजभाषा का स्थान देना चाहिए। इसलिए हम इसको राजभाषा दिवस के रूप में अगर मनाते हैं तो एक संपूर्ण देश में एक संवैधानिक संदेश जाता है। अन्यथा अगर जब हम हिंदी दिवस कहते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये पीड़ा होती है कि हमारे दिवस को नहीं मनाते, आप हिंदी दिवस को ही क्यों मनाते। इसलिए मेरा एक आग्रह रहता है कि जो संवैधानिक आधार पर और हम इसको जो मान्यता देना चाहते हैं तो उसको हमको राजभाषा शब्द का प्रयोग करना ही उचित होता है। दूसरी बात ये निश्चित रूप से है कि राजसत्ताएं जब जब बदलती हैं तो उसकी जो राजकीय भाषा होती है वो बदलती है। इसलिए जब इस देश में परकी सत्ता आई, इस्लामिक सत्ता आई, जिसका वर्णन अभी आपने सुना, तो उस समय इस देश में उर्दू और फारसी आई, और बाद में हम जानते हैं कि वो उर्दू के रूप में हमारे सामने विकसित हुई, जो मूल रूप में खड़ी बोली का एक रूप था। और जब अंग्रेजों की सत्ता आई तो उनके साथ अंग्रेजी आई, और उसके कारण से इस अगर जिस काल सीमा की बात आदरणीय डॉक्टर साहब कर रहे थे 1857 या उसके पहले से थोड़ा सा 1835 के आसपास से देखें, और इस्लाम काल को और अगर पीछे से देखें तो जैसा उधर नीचे नहीं जाएंगे हम बहुत, लेकिन जैसे ही हम इस्लाम काल को देखते हैं तो उसमें हमारी जो राजकीय भाषा या न्यायालय की जो भाषा थी, काम करने की भाषा थी, वो फारसी बनी, और उसका परिणाम या दुष्परिणाम स्वतंत्रता के इस आज 75वीं जो जुबली गोल्डन जुबली मना रहे हैं या जो भी मना रहे हैं स्वतंत्रता की, तो उसमें हम अपनी उस भाषा को जिसको हमने राजकीय भाषा कहा या राजभाषा कहा, उसको स्थान आज न्यायालयों में भी नहीं दे पाए हैं। या तो अंग्रेजी चल रही है या फारसी के शब्द। आप किसी भी वकील के पास चले जाइए तो या तो अंग्रेजी के शब्द बताएगा या फारसी के शब्द बताएगा, हिंदी को वो आज भी नहीं सुन रहा है। इसलिए हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि हम इसको राजभाषा के रूप में, आज जब स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र सत्ता हमारे सामने है, तो उसको कैसे स्थापित करें। इसलिए स्कूल में, कॉलेज में, अपने घर के बोलचाल में, जहाँ भी संभव है, दुकान में, मकान में, अपने नेम प्लेट में, अपने हस्ताक्षर में, अपनी नाम पट्टिका में, जहाँ भी हो उसमें अपनी भाषा का हम प्रयोग करें। और अगर ऐसा करते हैं तो शायद हम कुछ उन दो अपरोक्ष सत्ताओं से लड़ सकते हैं जो आज भी हमारे सिर पर भूत बन करके नाच रही हैं।
हम किसी को वो दोष दे सकते हैं कि मैकाले ने किया या इस्लाम शासन ने किया, लेकिन किसी भी राज्य के लिए देखिए दो चीज़ों का अंतर हमको समझना चाहिए। हमारे सामने एक राष्ट्र है, एक राज है। राष्ट्र जो है हमारा चिर पुरातन है। दुनिया ने जब आंखें नहीं खोली थी तो हमारा राष्ट्र जागृत राष्ट्र था और हम उसके पुजारी रहे हैं। हमारा वेद इस बात का गान करता है। लेकिन जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो हमारा राज सत्ताएं हमको प्रभावित करती हैं। तो राज सत्ता और राष्ट्र सत्ता में हमारे कहीं क्षरण नहीं हुआ है। हम आज भी विश्व को, चाहे वो संस्कृति के बारे में हो, चाहे आयुर्वेद के बारे में हो, विज्ञान के बारे में हो, या चिकित्सा के बारे में हो, या ज्ञान की जो प्राचीन परंपरा है उसमें हम आज भी संदेश दे रहे हैं और देते रहे हैं। चाहे वो जर्मन का व्यक्ति रहा हो, चाहे यूरोप का किसी भी देश का रहा हो, भारतीय ज्ञान परंपरा को स्वीकार करता रहा है। लेकिन ये जो राज सत्ताएं आई हैं इन्होंने हमको प्रभावित किया है। तो जो भाषा का प्रश्न है वह राज सत्ता का प्रश्न है। इसलिए हमको राज सत्ता के बदलाव के साथ अपनी भाषा को स्थापित करने का प्रयत्न करना है। जहाँ तक सवाल साहित्य का है तो वह उसका दूसरा चरण है। ये एक थोड़ा सा भ्रम है कि हम आज के दिन साहित्य को मनाते हैं, कभी गोष्ठियां करते हैं, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भाषा तो आती है प्रकट होकर के, लेकिन विमर्श वास्तव में भाषा पर ही पूरी तरह होना चाहिए। डॉक्टर परिहार ने इतना बृहत रूप में हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किया है। सितारे हिंद की बात की थी, वो तो जो फारसी से ही सीधे लड़ रहे थे और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के कवियों ने हिंदी में ही हमको दिशा दी, वाणी दी। तो एक लंबा इतिहास है, लेकिन उसके बाद भी हमने एक पक्ष को अभी नहीं छुआ है इस भाषण में। इसलिए मैं थोड़ा सा उसको छू करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि केवल स्वतंत्रता आंदोलन में ही नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन की पीठिका में उसको भी हमको विचार करना चाहिए कि हमारे तुलसीदास हुए हैं, हमारा जो तुलसी साहित्य है, रामचरितमानस है, वह स्वतंत्रता आंदोलन की बड़ी भूमिका के साथ हमारे सामने खड़ा हुआ है। वो एक राम राज्य की बड़ी कल्पना हमको देता है, सुराज की हमको कल्पना देता है, स्वावलंबन की हमको कल्पना देता है, न्याय की हमको कल्पना देता है, धर्म की हमको कल्पना देता है, भाईचारे की हमको कल्पना देता है। एक प्राचीन परंपरा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे च निगता, मन पूरे पुराणों का, वेदों का जो निचोड़ है शास्त्रों का, उसको ला करके रामचरितमानस ने रखा। इसका अर्थ ये होता है कि यह युग के साथ, काल के साथ जब भी सत्ताएं बदलती हैं, राजा कोई भी होता है इस भूमंडल में, तब उसके सामने इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। जैसे व्यक्ति के अपने जीवन में, उसके आयु में नाना प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में परिवर्तन होते हैं। इसलिए कोई बहुत दुख का कारण मनाने का विषय नहीं है। हमारे किसी कवि ने आंसू नहीं बहाए हैं। उन्होंने जैसा अभी बता रहे थे कि हिमाद्य तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तो हमारी जो ये वाणी है और जो हमारी भारत माता है, ये सदा स्वतंत्रता के लिए हमको प्रेरणा ही देती रही है। और देखिए, कष्ट तो राम ने भी सहा, तब उन्होंने अपनी सत्ता को स्वतंत्र किया। नहीं तो उनके जमाने में भी संस्कृति और परंपराएं जो हमारी थी वो कष्ट में थी। कृष्ण के युग में भी वे परंपराएं थी, लेकिन हमारे कवियों ने, हमारे साहित्यकारों ने उन सारे हमारे पौराणिक शास्त्रों के आधार पर इस स्वतंत्रता आंदोलन में उन्हीं नायकों को हमारे सामने उद्धृत करते हुए और हमारा मनोबल बढ़ाया है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे साहित्य की ही नहीं, हमारे बड़ी भाषा की भी बड़ी भूमिका रही है। भाषा नहीं होती तो शायद हम साहित्य नहीं रच पाते, या रचते तो जो उर्दू या फारसी में रचते वो आज हमारे सामने होती।
तो भाषा का संरक्षण, भाषा के अंदर की संस्कृति का संरक्षण, उसकी परंपरा का संरक्षण हमारे लिए आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए हम इसको सत्ता की भाषा को भी कैसे बना सकें, ये हमारा प्रयत्न। लेकिन हम जानते हैं कि सारी चीजें संविधान के आधार पर ही एकदम से हमारे मन को परिवर्तित नहीं करती, नहीं तो आज 49 से लेकर के 50 से लेकर के आज तक पूरा भारत हिंदी का गान करता होता। तो एक बार हमको लोक जागरण की जरूरत है, हमको अपने आसपास की जरूरत है, और देखिए हमको अपने व्यवहार को जरूरत है। हमारे एक अमेरिकन मित्र बताते हैं कि जब वो लोग अमेरिका में रहते हैं तो दरवाजे के अंदर वो भारतीय होते हैं, और जैसे ही दरवाजे के बाहर कदम रखते हैं तो वो अमेरिकन हो जाते हैं। ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको अमेरिका के साथ जीना है, उस पाश्चात्य जीवन के साथ जीना है, लेकिन अपने सत्वों को जिंदा रखना है, अपने संस्कृति का संरक्षण रखना है। तो इसलिए दरवाजे के अंदर वह भारत होते हैं। हमको भी यही व्यवहार करना है। हो सकता है हमको अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता पड़ती हो, अंग्रेजी भाषा में लिखने की आवश्यकता पड़ती हो, विज्ञान तकनीकी के जमाने में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी की आवश्यकता पड़ती हो, हम उसका उपयोग करें। लेकिन जब हम अपने स्व के जीवन में बैठते हैं, अपने परिवार के साथ बैठते हैं, अपने घर के साथ बैठते हैं, तो आज हमको आवश्यक है कि हमारी जो मातृभाषा है उसका संरक्षण करें। बड़ी विडंबना है, आप विचार करिए, पंजाबी गायब हो रही है घरों से, सिंधी गायब हो रही है घरों से, मराठी गायब हो रही है घरों से। हमारे छोटा सा शिशु नेक टाई लगा करके, और घर में गाय अगर आती है घर के सामने तो माता कहती है देखो काऊ आई है, उसको ब्रेड खिला दो। तो ये जो परंपरा हमारे घर में आई है, इसको बचाने की जरूरत है। क्यों हम ये इतना सचेत नहीं हो सकते हैं कि आज अंग्रेजी माध्यम ईसाई मिशनरी स्कूलों में हम नाती को, पोते को, बच्चे को अच्छी मोटी फीस दे करके, टाई पहना करके, और उसको वहां पर ईसाई कल्चर में पढ़ने के लिए, पलने के लिए भेजते हैं। क्या हमारे देश में हिंदी के माध्यम की स्कूलों की कमी है, या हिंदी माध्यम से कोई वैज्ञानिक नहीं बन सकता, या हिंदी माध्यम से डॉक्टर नहीं बन सकता, या हिंदी माध्यम से इंजीनियर नहीं बन सकता? तो आज विचार करने का अवसर है कि हम अपने भाषा का कैसे संरक्षण करें, क्योंकि उसमें हमारी परंपरा छिपी हुई है, उसमें हमारी संस्कृति छिपी हुई है, उसमें हमारे जीवन मूल्य छिपे हुए हैं। अगर वो एक बार गायब हो जाएंगे तो फिर इस देश को बचाना, इस देश की परंपरा यूनान बोलियां हैं रहे, भाषा को जिंदा रखना ये हमारा अहम कर्तव्य है। मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर हम सब लोग कम से कम यह मन में एक संकल्प लें कि हमको, अगर अपने जिस साहित्य की हम बात कर रहे हैं, बुंदेले हर बोले के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो ठीक है। आज हम राम को रामा कहते हैं, सीता को तो ठीक है, कृष्ण को कृष्णा कहते हैं। तो कृष्णा और कृष्ण का अंतर कौन बोध कराएगा? राम और रामा का अंतर कौन बोध कराएगा? अगर हमारे जीवन से हिंदी निकल जाती है, भाषा निकल जाती है। और इसके कारण से आज हमको इसको बचाने की पहली आवश्यकता है। आप रामा रामा बोलेंगे तो राम राम कब बोलेंगे? आप संत का प्रवचन सुनेंगे, अगर वो योगा योगा करेगा तो योग कब होगा उसका? तो इसलिए हमको थोड़ा सा अपने जीवन में केवल भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, केवल सेमिनार और वेबिनार कर लेने से नहीं चलेगा। ये तो बहुत अच्छी तकनीक मिली हुई है, हम खूब रोज करते हैं। मुझे तो दिन में रोज प्रतिदिन, आपको आश्चर्य होगा कि मैं विवेकानंद करियर मार्गदर्शन का वो संचालक हूँ,
और प्रदेश के 498 कॉलेज में काम देखता हूँ, विश्वविद्यालयों में देखता हूँ, तो रोज लगभग मुझे 3 भाषण देने पड़ते हैं। 3 से कम वेबिनार रोज नहीं रहते हैं। आज एक अभी है, अभी यहाँ से जाकर के 3 बजे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में देना है, अभी एक मीटिंग हमारी शासकीय। तो रोज, लेकिन परिणाम क्या हो रहा है, जब तक चीजें हमारे जीवन में नहीं उतरती, हमारे घर में नहीं आएंगी, हमारे बच्चों के आने वाली पीढ़ी के ऊपर नहीं आएंगी, तब तक यह परिवर्तन इस देश की संस्कृति। आखिर हम साहित्य की बात क्यों करते हैं भाई? साहित्य सबका हितकारक होता है, साहित्य हमको जीवन की दिशा देता है, साहित्य हमको प्रेरणा देता है, साहित्य हमारे महापुरुषों का संस्मरण कराता है, साहित्य हमारे वीर गाथा काल को हमारे सामने उजागर करता है, हमारे जीवन के आनंद को भरता है। लेकिन अगर भाषा गायब हो गई तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से हम क्या कुछ सीख पाएंगे? क्या हम जिस भजन को हम आज गाते हैं कि प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, उसको हम सीख सकते हैं क्या? तो इस तरह से बहुत सारी बातें इस भाषा के अंदर छिपी हुई हैं। ये जीवन का दर्शन है, इसलिए भाषा का संरक्षण आवश्यक है, तभी साहित्य का संरक्षण हो जाएगा। आपने स्वतंत्रता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो साहित्यकारों की भूमिका विषय रखा, वो बहुत अच्छा विषय है। क्योंकि मैं उसको बहुत ज्यादा इसलिए नहीं छुआ कि श्री राम परिहार जी ने उसको बहुत ही वृहत रूप में आपके सामने रखा था। मैंने एक दूसरा पक्ष आपके सामने जानबूझकर रखा कि हमको अपने आचार विचार परिवेश में भी थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए उस भाषा को संरक्षित करना पड़ेगा जिस भाषा में इन साहित्यकारों ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। और आज भी हम स्वतंत्र हुए हैं, स्वाधीन हुए हैं, लेकिन स्वराज नहीं आया है। इसलिए स्वराज की आवश्यकता के लिए स्व का बोध होना आवश्यक है, और स्व के बोध के लिए स्वभाषा, स्वभूषा, भूषा, भाषा, भजन, भोजन और भेषज, ये 5 बड़े अमूल्य तत्व होते हैं मनुष्य के जीवन में। भाषा आपकी बदल गई, भूषा आपकी बदल जाएगी, भूषा आपकी बदल गई, भेषज औषधियां आपकी विश्वास से उठ जाएंगी, आपका भोजन बदल जाएगा और आपका भजन बदल जाएगा। आप पाश्चात्य सुरों में झूमने लगेंगे तो जो हृदय का आनंद है वह शरीर में जाकर के रुक जाता है। इसलिए अगर पाश्चात्य संगीत सुनेंगे तो कहा जाता है कि हृदय नाचता, वो शरीर नाचता है, और अगर भारतीय शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो हमारा हृदय नाचता है, मन नाचता है। ये दोनों फर्कों को समझने के लिए हमारी भाषा को, हमारी लिपि को, हमारे तंत्र को, हमारी ध्वनियों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। आपने हमको बुलाया, अवसर दिया, और इस सुंदर गोष्ठी में मैं कुछ अपनी बात रख सका। आप सबका बहुत बहुत आभार। पुनः नमस्कार, धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी ही, मेरी मीटिंग हो गई है, मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं आगे के कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उमेश सिंह जी। आपने हमें बताया कि हम सभी को अपनी स्वभाषा का प्रयोग करने में गर्व होना चाहिए। किसी को दोष देने से अच्छा है कि हम अपनी अभिव्यक्ति में राजभाषा हिंदी का ही प्रयोग करें और अपनी भाषा को स्थापित करें। मातृभाषा का संरक्षण भी हमें करना अति आवश्यक है, क्योंकि उसमें हमारी परंपरा, संस्कार और संस्कृति छुपी हुई है। आपने भारत देश की स्वतंत्रता कवियों की कलम ने स्वयं राष्ट्रीय चेतना में भिगोई और राष्ट्रनायकों के माध्यम से भारत माता को स्वतंत्र कराने में पूरी योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, नमस्कार। अध्यक्षता कर रही श्री सत्य साई महिला महाविद्यालय की शासी परिषद अध्यक्ष, परम विदुषी एवं बहुमुखी प्रतिभा की धनी आदरणीय डॉक्टर मीना पिंपलापुरे मैडम का मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। श्री सत्य साई महिला महाविद्यालय डॉक्टर मीना पिंपलापुरे मैडम के मार्गदर्शन में सतत प्रगति कर रहा है। भगवान श्री सत्य साई बाबा शिक्षा एवं संस्कार को बहुत महत्व देते थे।
उनके संकल्प पथ पर चलते हुए मीना मैडम अनेक अकादमिक संस्थानों से संबद्ध हैं और बाबा के संकल्प की पूर्ति को अपने जीवन का उद्देश्य बनाए हुए हैं। आप स्वयं एक मेधावी छात्रा रही हैं। सुशिक्षित भारत के स्वप्न को साकार करने हेतु आपने अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक अकादमिक संस्थानों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए महत्वपूर्ण व सम्माननीय पदभार संभाले हैं। इनमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सदस्य डॉक्टर हरिसिंगौर विश्वविद्यालय सागर, चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सागर, सागर विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल तथा एडल्ट एजुकेशन बोर्ड की सदस्य, एमपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदस्य, ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की प्रभारी सदस्य, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज सोसाइटीज की वाइस प्रेसिडेंट, टैगोर मेमोरियल ट्रस्ट सागर की ट्रस्टी, रीजनल कोऑर्डिनेटर सेंट्रल एशिया इंटरनेशनल अलायंस वुमेन आदि महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। आपने सामाजिक, सांस्कृतिक, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण जागरूकता तथा रोज कल्चर संदेश को जन जन तक पहुंचाने हेतु यूरोप, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन आदि अनेक देशों की यात्राएं की हैं। महिला उत्थान, महिला जागरूकता तथा बाल कल्याण के क्षेत्र में 3 दशकों से भी अधिक समय से सक्रिय डॉक्टर मीना पिंपलापुरे जी को मध्य प्रदेश का प्रदेश श्री सम्मान, ICSEP नई दिल्ली द्वारा राष्ट्र प्रतिभा अवार्ड, वुमेन अचीवर अवार्ड नई दिल्ली, वुमेन सोशल वर्कर अवार्ड मध्य प्रदेश, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज सोसाइटीज द्वारा वर्ल्ड रोज अवार्ड, इंडियन रोज फेडरेशन द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किए जा चुके हैं। आप एक सफल महिला व्यवसायी भी हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर मीना पिंपलापुरे मैडम को अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु सादर अनुरोध करती हूँ। आज 14 सितंबर 2021 अभी हमने सुना कि आज हम हिंदी दिवस ना कहते हुए इसे राजभाषा दिवस कहें या हम राष्ट्रभाषा दिवस भी कहें तो अनुचित नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। और साथ ही साथ हम इस वर्ष हमारी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं और ऐसे में हिंदी विभाग श्री सत्यसाई महिला महाविद्यालय भोपाल के इस हिंदी विभाग द्वारा एक बहुत ही सुंदर गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर हुआ है। उसके लिए सबके प्रति मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ और आज की हमारी राजभाषा दिवस, हिंदी दिवस अथवा राष्ट्रभाषा दिवस की समस्त शुभकामनाएं आप सबको देना चाहती हूँ, आशीर्वाद देना चाहती हूँ। कोई भी कार्यक्रम जब हम प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम हम भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों अर्पित करते हैं और कार्यक्रम की सफलता हेतु उनसे हम विनम्रतापूर्वक विनती करते हैं। वही मैं यहाँ करना चाहती हूँ आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज एक बहुत ही अच्छे विषय पर हमें अत्यंत विद्वान लोगों के यह विचार सुनने मिले हैं और इस गोष्ठी में केवल हमारे मध्य प्रदेश के नहीं वरन समस्त राष्ट्रीय अध्यापक, छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं एवं अन्य सभी अतिथिगण जुड़े हुए हैं। सबका मैं पुनः एक बार स्वागत करना चाहूंगी। उसी तरह से प्रारंभ में ही कॉलेज की प्राचार्य जिनकी शालाएं गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं और विभागाध्यक्ष हिंदी जिनके सफल
को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। अनुराधा सिंह द्वारा बहुत अच्छा संचालन इसका किया गया है, आपको भी बहुत बहुत बधाई है। इस आज की इस गोष्ठी से जुड़े हुए अनेक, क्योंकि ऐसे कार्य अकेले नहीं संभव हो सकते हैं, अनेकों लोग इससे जुड़े हुए होंगे और उनका एक टीम वर्क। वैसे आज मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी अंग्रेजी का शब्द उपयोग में ना लाऊं, परंतु वो हमारी भाषाएं जो हैं वो इतनी एक हो गई हैं कि उसके लिए भी मैंने अनेकों जगह पर अनेक प्रकार के भाषण सुने भी हैं और दिए भी हैं, क्योंकि भाषा का ये जो प्रॉब्लम है, भाषा की यह जो समस्या है, यह विकट समस्या और सभी के लिए है। इसलिए इस पर जो कहा गया अभी अभी वो बहुत सही कहा गया है। हमने अभी सुना है हमारे जो बहुत विद्वान और हमारे इस आज की गोष्ठी के मुख्य अतिथि द्वय हमको मिले हैं। वास्तव में उनका जो भाषण आज यहाँ हुआ है उसको सुनने से हम केवल हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं उनके बारे में होते हुए, उस पीठिका को आधार बनाते हुए, जो हमारी संस्कृति का आधार है, जो हमारी भाषा का आधार है, उसको सुनते हुए हम आज के आधुनिक काल तक हम आए हैं, जहाँ पर हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी राज्यभाषा जो हिंदी है उसको ही नहीं वरन हमारी सारी भाषाओं के ऊपर संकट आए हैं। वो क्यों है, इस बारे में भी हमने बहुत अच्छी अभी अभी चर्चाएं सुनी हैं। हमारे मुख्य वक्ता श्री राम परिहार जी, जिन्होंने जो लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं शिक्षाविद हैं, निदेशक निराला सृजन पीठ संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश, और उनका विषय हमारे आधुनिक भारत के निर्माण में हिंदी साहित्य की भूमिका रहा है। अथाह ज्ञान का सागर ही उन्होंने हमारे सम्मुख खोल दिया था और वाकई में उनका उनके ओजस्वी और हमारे को जो उन्होंने हमें आज यहाँ पर उद्बोधन दिया है उससे हम लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं और मेरे विचार से सभी लाभान्वित हुए होंगे। उसी प्रकार हमारे दूसरे मुख्य वक्ता श्री उमेश कुमार सिंह जी ने, जो सुविख्यात साहित्यकार एवं शिक्षाविद हैं, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश के निदेशक हैं। उन्होंने भी भाषाओं पर आते हुए इस संकट को जो बारे में हमें बताया, जो हमें सचेत किया है, वो भी वास्तव में बहुत विचारणीय प्रश्न है और हम सबके सामने खड़ा है। जब हम देश की स्वतंत्रता के इस संग्राम में हमारे निर्माण में हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में सोचते हैं तो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम था वो केवल स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। इतनी भाषा, इतने उद्बोधन सुनने के बाद वो एक संस्कृति के ऊपर भी आघात था। उस संस्कृति को बचाने के लिए जो भी कविताएं रची गई हैं, जिनके हमारे सामने उदाहरण रखे गए हैं, निश्चित रूप से श्रेष्ठ थी। उन्होंने आत्मबल तो दिया ही दिया, साथ में बलिदान के प्रति मनुष्य को आगाह किया। स्वतंत्रता के प्रति सम्मान हर एक के मन में हो चुके थे। उसी तरह से जिस देश को केवल नंगे साधुओं के और सर्पों का देश कहा जाता था, जिसको कहा जाता था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सती हो जाती हैं, उस धर्म के प्रति, उस संस्कृति के प्रति पूरे विश्व को आगाह किया। उसके लिए भी जो अभी अब हमारे सामने उदाहरण आए, निश्चित रूप से वो हमको निरंतर प्रेरणा देते रहेंगे। बहुत प्रेरणास्पद हमारे सामने आज के उद्बोधन रहे हैं। पुनः एक बार मैं आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि प्रायः सभी विद्वान लोग आज के दिन विशेष रूप से बहुत व्यस्त रहते हैं, परंतु उस व्यस्त समय में से भी उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। उनके प्रति मैं अपने आभार भी व्यक्त करना चाहूँगी और जो आयोजकों के प्रति भी अपनी मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से आज का यह वेबिनार इसको आयोजित किया है। साथ ही साथ ऐसे अनेक उदाहरण मेरे पास हैं जिसको कि मैं कहना चाहूँगी, परंतु मुझे यही लगता है तो ये उदाहरण हो गए और बहुत अच्छी तरह से हमको बताए गए हैं। हमारे कवियों ने बहुत अच्छी तरह से हमको इसको ओजस्वी अपने कविताओं के द्वारा हमारे अंदर सोए हुए आत्मबल को, हमारे अंदर सोए हुए अपनी संस्कृति के प्रति विस्मृति को हमको जागरूक किया था। हमारे जो है महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित अमर्त्य पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो,
प्रशस्त पुण्य पथ है, आगे से बढ़ते चलो। ऐसे अनेक ओजपूर्ण हमारे सामने कविताएं आई हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का तो हमारे घर घर में, हमारे बच्चों में, सब में है। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लगी मर्दानी वह तो। सचमुच में कहना चाहूंगी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी से मिलने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। परंतु आज की जो जरूरत है, आज की जो आवश्यकता है, वो मुझे ऐसा लगता है कि आज कोरोना के इस महासंकट काल में हम किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो हमारा ज्ञान भी, उस संस्कृति के आधार पर हम आगे तो बढ़ सकते हैं, परंतु आज विज्ञान की जो आगे प्रगति हुई है, उस विज्ञान की प्रगति को देखते हुए हम पूरे विश्व को एक ग्लोबल विलेज का संज्ञा देते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी जो धारणाएं हैं, ये हमारी जो कल्पनाएं हैं, उसका साकार रूप देखते हैं भाषाओं में, संस्कृति में, उस सब के मिलने में। जैसा कि कहा गया, अभी उमेश सिंह जी ने कहा कि भाई अमेरिका के लोग हों या कहीं के लोग हों, उन्हें बाहर जाके तो अंग्रेजी बोलना ही पड़ती है। उसी पर वो जैसे ही दरवाजे के घर में अंदर आते हैं, वो अपनी भाषा बोलना चाहते हैं। ये बहुत कर पा रहे हैं। ये जिम्मेदारी खासकर माताओं की है और माताओं को करना पड़ेगा। मैं कुछ विषय से हटकर शायद कह रही हूँ, परंतु सवाल ये है कि ये भी बहुत अपनी निकटता की एक समस्या है कि आज हमारा भारत जो है, इसको अनेकता में एकता का देश होने का बड़ा गर्व है। आप लोग भी सब मानते होंगे, हमारे देश में इतनी विपुल भाषाएं हैं, इतनी अनेक भाषाएं हैं, और हर एक भाषा का साहित्य बहुत ही उच्च दर्जे का है, बहुत ही अधिक है, और हर एक भाषा में को अपना अपना गर्व होता है। ऐसे में हमने ये देखा, समझा, मेरी स्वयं मातृभाषा मराठी है, परंतु मैंने शुरू से हिंदी में पढ़ाई की और हिंदी में पीएचडी तक पढ़ाई हो सकी मेरी। हमें अपनी भाषा से प्रेम होना चाहिए, मातृभाषा से प्रेम होना चाहिए, और राजभाषा, राष्ट्रभाषा पे हमें अभिमान होना चाहिए। हम उसको किस तरह बोलें, घर में बोलें, बाहर बोलें, पिक्चरों के द्वारा उसका बहुत अधिक प्रचार प्रसार होता है, गानों में भी लोगों को प्रिय हैं। चाहे किसी भी देश में, मैंने बहुत अनेकों देशों में देखा कि गाने बहुत प्रिय होते हैं। और उसके साथ ही साथ जो पूरे विश्व की भाषाएं हैं, उनके प्रति भी हमारी जागरूकता रहना चाहिए, क्योंकि आज विश्व जो है, विश्व बंधुत्व की कल्पना साकार हो गई है। पहले जब मुझे याद है कि कोई बाहर जाता था, कोई यूरोप जाता था, तो कितनी उसमें हलचल होती थी कि अरे ये जा रहे हैं। आज तो वो ऐसा हो गया है कि जैसे यहाँ से उठ के हम बंबई जा रहे हो। तो पूरा विश्व जब एक हो रहा है, तो निश्चित रूप से अनेकों प्रकार की भाषाएं होती हैं। मैं इजराइल भी गई हूँ और मैंने वहाँ देखा कि इजराइल में हिब्रू भाषा, जो कि बहुत कठिन है, संस्कृत से के समतुल्य तो नहीं कह सकते, उससे भी शायद कठिन है बोलचाल के लिए, कंपलसरी उन्होंने हिब्रू भाषा का प्रयोग करा है। और पूरे विश्व से वहां पर जो लोग एकत्रित हुए, उन्होंने उस भाषा को अपनाया है और उस भाषा में बोलने का प्रयास करते हैं। हमारे पास संस्कृत में मेरी माता बनमाला भवालकर संस्कृत की भी यहाँ प्राध्यापक रही हैं। वेदों से लेके यहाँ तक उन्होंने हर चीज में हम लोग को सिखाया भी है, बताया भी है, आगे भी बढ़ाया है। गीता के अध्याय भी रटाए हैं, बचपन में रटाए हुए वो अध्याय आज भी मुझे ध्यान में आते हैं, आज भी ख्याल रहता है, परंतु उनका अर्थ उस समय हमें नहीं समझता था। आज उसके अंदर की भावना है, उसका अर्थ, उसकी छिपी हुई सारी जो उसकी भावनाएं रहती है, जो वो हमें समझ रही है। तो इस तरह से आज हम माताओं का, पालकों का यह आज कर्तव्य हो जाता है कि संकल्पित हों कि हम अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा से प्रेम करें। हम अपनी राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, हिंदी भाषा से के ऊपर अभिमान करें, और हम जो पूरे विश्व में जो भाषाएं प्रचलित हो रही हैं, उनके प्रति जिज्ञासु रहें, उनके प्रति हम अपनी किसी भी भाषा के प्रति दुर्भावना ना रखें। जब हम ये इस प्रकार का संकल्प लेंगे, तो निश्चित रूप से वो दिन हमारे लिए स्वर्ण दिवस माना जाएगा, जब हम हिंदी को, जैसा अभी कहा गया कि हिंदी भाषा को हम उसका स्थान दिलवा सकेंगे। आज अनेकों वेबिनार, अनेकों गोष्ठियां, अनेकों कार्यशालाएं इस बात पर हो रही हैं कि हम न्यायपालिकाओं में भी क्यों नहीं हिंदी भाषा को ला पा रहे हैं, क्यों हम फारसी और अंग्रेजी में।
तो ये सारी चीजों पर विचार करके, और हमने जो आज और भी सुना कि किस तरह से हमारे हिंदी के ओजपूर्ण इन सब कवियों द्वारा, इस साहित्यकारों द्वारा आगे लाने का, समाचार पत्रों द्वारा हमारी सोई हुए आत्मबल को, हमारे सोई हुए आत्माभिमान को, हमारे स्वाभिमान को जगाया, हमको बलिदान के लिए ओजपूर्ण शब्दों से हमको आगे बढ़ाया। उनके प्रति हम जागरूक रहें, हमारी संस्कृति के प्रति हम जागरूक रहें। राम को रामा ना कहें, कृष्ण को कृष्णा ना कहें, योग को योगा ना कहें। और ये सारी जो हमारे यहाँ की संस्कृति की इतनी महानता है, उसके प्रति हम जागरूक रहें, हम आगे बढ़ते रहें। और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे। भगवान बाबा यही तो कहते हैं, भगवान बाबा ने यही समझाया है, और भगवान बाबा के सारे उद्देश्य इसी पर हैं कि आप जो आज मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है, उन मूल्यों के प्रति जागरूक रहिए, आगे बढ़िए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। पुनः एक बार आप सब लोग जो इस गोष्ठी में एकत्रित हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत आगर, आशीर्वाद। और आज संकल्पित होकर चाहिए कि हम हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक करेंगे। मैं डिपार्टमेंट को, विभागाध्यक्ष को, हिंदी के सारे प्राध्यापकों को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि बहुत अच्छा उन्होंने ये सेमिनार, वेबिनार, संगोष्ठी को आयोजित किया, और इसका बहुत भरपूर आनंद हम सब ने लिया है। आप सबको पुनः एक बार आभार, पुनः एक बार बधाई, और पुनः एक बार हिंदी दिवस की पुनः एक बार बधाई। सबको सप्रेम साई राम। साई राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत सारगर्भित उद्बोधन देने हेतु आदरणीय मैडम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अंत में सभी राष्ट्रीय साहित्यकारों का, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में अपने या आधुनिक भारत के निर्माण में अपने तन मन धन से पूर्णतः योगदान दिया, उनको मैं नमन करती हूँ, उनको योगदान को मैं नमन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं हिंदी विभाग की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अनुराधा सिंह को आमंत्रित करती हूँ। मैं डॉक्टर अनुराधा सिंह आप सभी का इस एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं श्री सत्य साईं बाबा के चरणों में अपना नमन अर्पित करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। भगवान श्री सत्य साईं बाबा की कृपा से अनुप्राणित इस महाविद्यालय प्रांगण में भारत की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक ऊर्जा का दर्शन सहज ही प्राप्त होता है। राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं साहित्यकार एवं शिक्षाविद, निदेशक, निराला सृजन पीठ, संस्कृति विभाग भोपाल, मध्य प्रदेश, आदरणीय डॉक्टर श्रीराम परिहार सर, जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में हिंदी साहित्य की भूमिका विषय पर आज प्रकाश डाला। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ख्याति लब्ध साहित्यकार को हम अपने बीच पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद सर। राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं साहित्यकार एवं शिक्षाविद, निदेशक, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन केंद्र उच्च शिक्षा भोपाल, मध्य प्रदेश, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय चेतना के स्वर एवं हिंदी रचनाकारों की भूमिका विषय पर आज प्रकाश डाला। मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ। आप पर माँ सरस्वती की असीम कृपा है और आपका सानिध्य पाकर हम भी धन्य हुए। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही महाविद्यालय शासी परिषद की अध्यक्ष, साहित्य धर्मी, समाज सेवी आदरणीय डॉक्टर मीना पिंपलापुरे मैडम की भी मैं आभारी हूँ, जिनका कर्मठ व्यक्तित्व हम सबको हमेशा प्रेरणा देता रहा है। धन्यवाद मैडम। महाविद्यालय की प्रगति के लिए निरंतर अग्रसर रहने वाली प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर आशा अग्रवाल मैडम का भी आभार एवं धन्यवाद, जिन्होंने पग पग पर हमारा मार्गदर्शन किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी सहायता की। धन्यवाद मैडम। बिना श्रोता कवि कहाँ है पूरा, बिना वाह काव्य श्रृंगार अधूरा,
मैं इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भागीदारी कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन सहयोगी सदस्यों की भी ऋणी हूँ, जिनका अतुल्य सहयोग मुझे और मेरे आयोजक साथियों को सदा की तरह प्राप्त हुआ। हर्षा व गिरिजेश को मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद हर्षा एवं गिरिजेश। अंत में मैं उन सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस संगोष्ठी के आयोजन में सहायता की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, अच्छी फसल प्राप्त करनी हो तो बीजों को धरती के भीतर डालना पड़ता है। इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में विद्वत जनों द्वारा जो ज्ञान बिंदु बिखेरे गए हैं, वो आपके जीवन को निश्चित ही एक नई दिशा प्रदान करेंगे। इस शुभकामना के साथ साई राम।